देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से हिंदू दर्शन यात्रा की बैठक का हुआ आयोजन। अब खबर विस्तार से। आज रेवाड़ी के हरिओम अग्रसेन हॉस्पिटल में 29वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह लद्दाख डॉक्टर इंद्रेश कुमार संरक्षक के मार्गदर्शन में 19 जून से 30 जून प्रत्येक वर्ष यात्रा की तैयारी को लेकर रेवाड़ी हरियाणा में बैठक संपन्न हुई। रेवाड़ी यात्रा के संयोजक एमपी गोयल समाजसेवी उद्योगपति रहे। यात्रा के व्यवस्थापक सत्य प्रकाश गौतम, लक्ष्मी नारायण शर्मा, तेजभान कुकरेजा, अजय शर्मा एडवोकेट, कुलभूषण गर्ग रहे। सिंधु दर्शन यात्रा समिति के महामंत्री भूपेंद्र कंसल व दिल्ली से आई उनकी केंद्रीय टीम अनीता कंसल, ज्योति कोली, जयंती ठाकुर एवं सौरभर कोली रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल शरण गर्ग प्रबंधक एवं महासचिव सिंधु दर्शन यात्रा रहे। मंच संचालन रेवाड़ी के व्यवस्थापक सत्य प्रकाश गौतम द्वारा किया गया। उन्होंने बताया रेवाड़ी से 50 यात्रियों के पंजीकरण हो चुके हैं और इस दफा 100 यात्रियों की संख्या रेवाड़ी से इस यात्रा में अपनी भागीदारी निभाएगी। श्री भूपेंद्र कंसल ने बताया, ये यात्रा पिछले 29 सालों से लगातार जारी है और यह कुरुक्षेत्र से मनाली, केलांग, बाराह, लाचा, सरचू-पांग, लातंगला होते हुए लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास, श्रीनगर होते हुए जम्मू में संपन्न होती है। सिंधु दर्शन यात्रा एक यात्रा के साथ देशभक्ति का मिशन भी है, जिसका उद्देश्य देश के सभी राज्यों के आपसी भाईचारे को उत्तरी भारत के लेह लद्दाख से जोड़ना और पाकिस्तान द्वारा अधिकृत कश्मीर और चीन द्वारा अधिकृत कैलाश मानसरोवर को मुक्ति दिलाना है। इस कार्यक्रम में श्री गुगन सिंह यादव एवं उनके 32 आदमियों की टीम, गिरीश भारद्वाज नगर पार्षद, प्रोफेसर आरसी शर्मा, गोविंद शर्मा मानेसर, दीपा भारद्वाज, सरोज भारद्वाज, मेजर राजकुमार यादव, नवबहार गौतम, धीरज गौतम, सावलराम यादव, श्याम सुंदर हिंदू वाहिनी, जगदीश राय वशिष्ठ, शौकीन शर्मा एडवोकेट, सतवीर सिंह यादव, महेश शर्मा, पुनीत वशिष्ठ, प्रदीप गाड, श्री राम मुच्छल की उपस्थिति में भारत माता की जय, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बैठक संपन्न हुई। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। रेवाड़ी में आपका स्वागत है। सिंधु यात्रा दर्शन को लेके क्या योजना बनाई जा रही है और किस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? सिंधु दर्शन यात्रा की देश के लगभग हर एक कोने में कार्यकर्ताओं की अपना एक नेटवर्क है। हर प्रदेश में हमारी एक मासिक हम जूम मीटिंग करते हैं, जिसमें लगभग 24-25 राज्यों और टेरिटरी से सब लोग भाग करते हैं। वहीं जैसे यहाँ है गौतम जी इस क्षेत्र को संभाल रहे हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इस रजिस्ट्रेशन के काम को करते हैं और रजिस्ट्रेशन के काम को करते हुए कार्यकर्ताओं को, यात्रियों को जोड़ा जाता है। उसके अलावा एक टीम हमारी ऐसी है जो उन सब के लिए व्यवस्थाएं करती है। व्यवस्थाओं में उनके वाहन की व्यवस्था, व्यवस्थाओं में उनके रहने की व्यवस्था, व्यवस्थाओं में भोजन की व्यवस्था और उसके साथ साथ जहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारा 4 दिन का कार्यक्रम होता है। उस सारे कार्यक्रमों को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, वहाँ के लोगों के साथ मिलके हर एक व्यवस्था का जो छोटा बड़ा पहलू है, हमारे अंदाज़ा हमारा हम इस हिसाब से लगा के समय के हिसाब से चलते हैं कि 10 दिन पहले हमारी हर छोटी बड़ी व्यवस्था हमारे लिए तैयार हो और वो व्यवस्था हम अपने जो इंचार्ज हैं, जैसे यहाँ से 3 बसें होंगी तो 3 बसों में तीनों बसों का हमारा एक एक प्रमुख होगा, उनके ऊपर एक प्रमुख होगा और वो बसों के बीच में यात्रियों की हर सुविधा का, हर उसका उनका ख्याल रख के बैठने का, कौन से होटल में जाना है, कौन सी जगह पे रुकना है, कहाँ बीच में ऐसे स्थान देखने जाना है, इन सब की जिम्मेदारी हमारा वो जो ऑर्गेनाइज़र है, जो उस सारी यात्रा का एक नींव की तरह वो काम करता है, वो उसकी व्यवस्था। कंसल साहब, सिंधु यात्रा का मकसद क्या है और सरकार इसके लिए क्या प्रोत्साहन दे रही है? ऐसे है कि
सिंधु दर्शन यात्रा का तो सबसे बड़ा जो मकसद था कि ये एक ऐसा क्षेत्र था लेह लद्दाख, जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आप कह रहे सेंसिटिव एरिया ही कहलाता था। चाइना का बॉर्डर था और चाइना की धूर्तता जो है वो किसी से छुपी नहीं। ये हालत होती थी कि वहाँ उस क्षेत्र के अंदर कोई रास्ते में भी हम कोई सड़क बनाने लगते थे, कुछ और बनाने लगते थे, तो उसमें भी चाइना दखलंदाजी करता था। और लगभग उस समय की सरकार शांत रहती थी, चुप रहती थी, इसलिए कि चाइना का एक भय हमारे मन में, बुद्धि में और यात्रा वहाँ के लोगों के दिमाग में बना रहता था। सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? साथ जुड़े, एक वहाँ के लोगों को अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो सबसे बड़ा काम है। तो इसलिए पूरे देश से लोगों को वहाँ बुलाकर उनके मन में ये बिठाना कि ये क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्र वालों के मन में ये बिठाना कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, और पूरे हिंदुस्तान को ये दिखाना कि यहाँ जो सैनिक ऐसे कठिन जगह के ऊपर अपना डटे हुए हैं और देश की सुरक्षा में लगे हैं, इन सबको पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। क्यों? लेह लद्दाख एक ऐसी जगह थी कि लोगों को ये मालूम नहीं था, सबको, कि ये अपना देश के अंदर। तो मेरे को मालूम है कि यात्रा करते समय दिल्ली के नारायणा से 10 लोगों का ग्रुप आया। 10 लोगों के ग्रुप में वापस जाते हुए एक व्यक्ति रुक गया, कहता भाई साहब मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो रहा है, आप कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं जाना ज़रूर चाहता हूँ। और वो ऐसे ही व्यक्ति नहीं था, वो डॉक्टर था। लेकिन ये सुनने के बाद लगा कि भाई इस बारे में, इस क्षेत्र के बारे में, यहाँ के बारे में लोगों को जानकारी चाहिए, ये अपना है और अपने देश का हिस्सा है। और यही एक कारण रहा। अगर आप छोटी सी घटना बताएं, हमने वहाँ का जो अपना इंचार्ज बनाया है लेह लद्दाख का, ताशीर तरगश करके, वहीं का बॉर्डर के पास उनका घर था। जिस समय सैनिक वहाँ से आ रहे थे तो वो लोग हाथ में छोटी छोटी डंडियाँ लेके, वो जो अपनी LAC है उसके ऊपर जाके डटे खड़े हुए, 3 दिन तक टीवी में उनकी फोटो में आती रही। खाली डंडियाँ लेके वो चाइना के सैनिकों को रोकते रहे। उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात थी, ये क्या हो गया इनको। पहले तो हमें देख के दाएं बाएं भागते थे। तो ये यात्रा का असर था कि वहाँ के लोग ये समझने लगे कि नहीं, हम डटेंगे, यहाँ हम खड़े होंगे। और आज की स्थिति में आपने देखा होगा कि जो चाइना वहाँ ऐसे आते हुए लेह लद्दाख के अंदर घूमते फिरते चाय पी के चले जाते थे सैनिक, आज वो उधर देखने की हिम्मत नहीं करते। तो ये एक था कि एक पूरे देश को एकजुट करना, समन्वय बिठाना, वहाँ के लोगों के मन में ये जोड़ना कि पूरे हिंदुस्तान आपके साथ है, और पूरे हिंदुस्तान को कहना कि ये आपका अपना हिस्सा है, और इस हिस्से को भी आप उसी तरह से मानो जैसे आपका अपना घर और अपना वो है। और उसके अंदर हम बहुत अच्छी तरह कामयाब हुए, और इससे भी आगे बहुत जाना है। उसकी हम तैयारियां, सब हमारी जो टीम है वो मिलजुल के उसकी तैयारियां कर रहे हैं। हरियाणा में सिंधु यात्रा के आप मार्गदर्शक रहे हैं, संयोजक भी हैं, क्या कुछ खर्चा आता है और सरकार की तरफ से क्या सुविधा दी जा रही है? देखिए, यात्रा किसी टूरिस्ट कंपनी की नहीं है, एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, एक धार्मिक, एक सामाजिक और एक प्रेरणादायक यात्रा है। इसलिए इस यात्रा में जो यात्रियों से शुल्क लिया जाता है वो शुल्क नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस है, बल्कि कुछ बार अकस्मात खर्चे पड़ जाते हैं। कोई रास्ते में गाड़ी खराब होगी, कुछ और हो गया, कुछ कहीं एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ गया, कहीं वहाँ टैक्सियाँ नहीं मिली, तो वो सब कुछ खर्चा पड़ता है। तो ये यात्रा में कुछ ना कुछ नुकसान होता है, जो मिलने वाले कुछ लोगों से आपस में एडजस्टमेंट करके पूरा किया जाता है। तो सरकार भी इस यात्रा को अलग अलग प्रदेश अपने अपने यहाँ से यात्रियों को, कुछ जो यात्री करके आते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होता है उनको कुछ एक अनुदान के रूप में, सब्सिडी के रूप में उनकी सहायता करती है। वो अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग है। कोई दिल्ली प्रदेश करता है, कोई गुजरात प्रदेश करता है, कोई हरियाणा प्रदेश भी करता है। हर प्रदेश की अपनी अलग अलग है, लेकिन लोग
उस अनुदान के लिए नहीं जाते हैं, लोग तो अपनी भावना से जाते हैं। ये जो उनको यात्रा को प्रोत्साहन देने के लिए जो सरकार की तरफ से ये शुल्क है वो मिलता है, और इसलिए कि लोगों में इस यात्रा के प्रति उत्साह बना रहे। गर्ग साहब, आप समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक भी हैं। स्लोगन है कि तिरंगा फॉर POJK, तो क्या लगता है कि अगली बार ये स्लोगन हट जाएगा? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसे भाई साहब ने कहा कि धारा 370 खत्म हुई, लेह लद्दाख के लोग चाहते थे कि ये केंद्र प्रशासित प्रदेश बने। पहले जम्मू के अंदर रहता था, कश्मीर के अंदर था, तो उनकी कोई वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता था। आज वहाँ यूनिवर्सिटी बन गई, कॉलेज बन गए, बहुत बड़े शिक्षा के केंद्र बन गए, सड़कें बन गई। आप लेह लद्दाख जाके देखेंगे तो आपको लगेगा शिमला के माल रोड पे हम घूम रहे हैं, कितनी लाइटें लगी है। एक वो लेह लद्दाख था आज से 30 साल पहले, जहाँ लोग जाने में कोई किसी तरह की सुविधा नहीं थी। तो इसलिए ये जो POK का जो नारा दिया, तिरंगा फॉर POK और तिरंगा फॉर कैलाश मानसरोवर, ये दोनों निश्चित रूप से होगा। ये भारत का अभिन्न अंग है। इस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है, इसलिए चाइना ने जो हमारे कुछ हिस्से को दबा रखा है वो तमाम हिस्सा भी खाली होगा, क्योंकि जनता का जो दृढ़ निश्चय होता है, जो जज्बात होता है, जो लोगों की मन की भावना से जो बार बार जयकारा और नारा निकलता है, वो सरकार को, सैनिकों को और राष्ट्र की रक्षा करने वालों को बहुत बड़ा सफल देता है। थैंक यू। आप रेवाड़ी से सिंधु यात्रा के संरक्षक हैं, संचालक हैं। इस बार कितने यात्री जा रहे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी? आदर्श जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे हर इवेंट्स में आते हैं और आप एक यात्री के तौर पर भी सिंधु यात्रा कर चुके हैं, 28वीं यात्रा। ये दिन प्रतिदिन एक कारवां बढ़ता जा रहा है। ये देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की एक यात्रा है। लोग यहाँ, ये हमारा जो दक्षिणी हरियाणा का क्षेत्र है, ये सैनिक बहुल क्षेत्र है, और जो सैनिकों के बच्चे हैं और हैं, वो सब इस बात को जानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र को देखते हुए ये यात्रा के लिए हमारा कारवां जुड़ता जा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। इस बार हमारे करीबन 100 यात्रियों की संख्या रेवाड़ी से जाएगी। हमारी यात्रा का जो लक्ष्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाना है और देशभक्ति का मिशन है। इसमें जो मुख्य उद्देश्य है, जैसे हमारे कमिश्नर साहब ने बताया, धारा 370 वो तो लक्ष्य ये यात्रा प्राप्त कर चुकी है। अब POK और मानसरोवर को हमें हासिल करना है, हमारा यही उद्देश्य है। हम हर देशवासी को ये यात्रा जरूर करनी चाहिए। राष्ट्रभक्ति यात्रा है, इसमें संस्कृति भी है और सब एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ने वाली यात्रा है।